स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो एनीमिया मुझे बताइए कि एनीमिया अबाउट एनीमिया, जैसे आप लोग बोल तो सकते हैं ना, थोड़ी चीजें आप लिख भी सकते हो, तो क्या है एनीमिया क्या है, वो आयरन डेफिशिएंसी भी होती की वजह से भी होता है, वो B9 और B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। ठीक है, फर्क ये है कि जो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है उसमें आरबीसीज छोटे होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और वो माइक्रोलिटिक होता है। ठीक है, और जो B9 और B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं उसमें आरबीसीज बड़े, एबनॉर्मल और ओवल शेप के होते हैं। वैसे तो आरबीसीज नॉर्मल राउंड शेप होते हैं ना, तो उससे हम कहते हैं कि वो मैगोब्लास्टिक है या मैक्रोलिटिक है। ठीक है, मैक्रो का मतलब लार्ज होता है और माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है। तो जो B9 और B12 की डेफिशिएंसी की वजह से इतना कॉमन नहीं होता, आयरन डेफिशिएंसी वाला ज्यादा कॉमन होता है। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो है वो आयरन का रोल क्या होता है बॉडी के अंदर, आयरन किस तरह से काम करता है, फिर आयरन की डेफिशिएंसी कैसे होती है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आयरन आपका एसेंशियल मिनरल है। ठीक है, आयरन दो फॉर्म्स में होता है, फेरिक और फेरस। फेरिक Fe2+ और Fe3+ को फेरस कहते हैं। अच्छा, आयरन का काम क्या होता है, कोलेजन फॉर्मेशन, अमाइनो एसिड के सिंथेसिस करता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस का भी पार्ट होता है, ग्रोथ में भी हेल्प करता है, हार्मोन बैलेंस भी करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की वर्किंग भी करता है, और इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो अनीमिया हो जाता है। अच्छा, अब बॉडी जो है ना आपकी वो आयरन को कंजर्व करती है। ठीक है, क्यों कंजर्व करती है, क्योंकि आयरन को बॉडी से एक्सक्रीट करना ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये इतनी इजीली बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता। तो जो आपको पता है कि आयरन के स्टोर्स जो है ना वो बॉडी के अंदर बहुत हाई होते हैं, और जब आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन के स्टोर्स हाई हैं तो एब्जॉर्प्शन कम होगी डाइट की वजह से। आपकी डाइट से एब्जॉर्प्शन आयरन की तब ज्यादा होगी ना जब आयरन की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी, लेकिन आयरन तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है, तो एब्जॉर्प्शन जो है उस टाइम पर आपकी कम हो जाती है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि आयरन को सबसे पहले स्टोर कौन करता है और ट्रांसफर कौन करता है। दो प्रोटीन्स होती हैं, एक होती है फेरिटिन और एक होती है ट्रांसफेरिटिन। जो फेरिटिन प्रोटीन है ये आपकी आयरन को स्टोर करती है, और जो ट्रांसफेरिटिन है, नाम से पता है ट्रांस, तो ये आपकी आयरन को ट्रांसपोर्ट करती है। अब इनका मैकेनिज्म होता कैसे है कि जो फूड में अगर आपने ऐसी फूड ली है जिसके अंदर आयरन है, तो आयरन को फेरिटिन ने कैप्चर कर लिया। ठीक है, आयरन जो है वो फेरिटिन के साथ बाइंड हो गया है। अब ये स्टोर कहाँ पे होते हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स में, जिसे हम एंटीरोसाइट्स कहते हैं, वहां जाके फेरिटिन आयरन को स्टोर कर लेता है। फिर जब बॉडी को नीड होती है आयरन की, तब क्या होता है कि फेरिटिन आयरन को ट्रांसफेरिटिन के पास छोड़ देता है। ठीक है, तो फिर ट्रांसफेरिटिन आयरन को उठाता है और ब्लड के अंदर ले आता है। समझ आ गई इसके मैकेनिज्म की, दोनों दोनों मैकेनिज्म की। चैट में लिखे, समझ आ गई, मेरी आवाज भी आ रही कि नहीं, रिपीट करते हैं। मैंने ही कहा कि जो प्रोटीन्स होती है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है फेरिटिन और एक होती है ट्रांसफेरिटिन। जो फेरिटिन होती है वो आयरन को स्टोर करती है, और जो ट्रांसफेरिटिन होती है वो आयरन को ट्रांसपोर्ट करती है। अब ये दोनों काम कैसे करते हैं, आपने ऐसी फूड ली है जिसके अंदर आयरन है, ठीक है, उस आयरन को फेरिटिन ने उठाना है, ठीक है, और इंटेस्टाइन सेल्स में ले जाना है और वहां जाके स्टोर कर लेना। इंटेस्टाइन के सेल्स को एंटीरोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब आयरन को स्टोर कर लिए फेरिटिन ने इंटेस्टाइन के सेल्स में। अब बॉडी को कभी भी जरूरत होगी तो फेरिटिन क्या करेगा, आयरन को ले जाएगा ट्रांसफेरिटिन के पास। ठीक है, ट्रांसफेरिटिन ने क्या करना है, अब आयरन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसफेरिटिन आयरन को उठाता है और ब्लड के अंदर ले जाता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है इसका, छोटा सा मैकेनिज्म। अब मैंने आपको बताया कि एक्सेस आयरन आपकी बॉडी से रिलीज नहीं होता, तो फिर एक्सेस आयरन का बॉडी करती क्या है, क्योंकि अगर बॉडी कोई भी चीज आपकी बॉडी में एक्सेस में नहीं रखती, ठीक है, बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है या उसको बॉडी से निकाल देती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आयरन आपकी बॉडी से इतनी इजीली मतलब रिलीज नहीं होता। तो होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि आयरन कहाँ पे स्टोर होता है, इंटेस्टाइन सेल्स के अंदर होता है। तो अगर वहां पर बहुत ज्यादा आयरन स्टोर हो गया, तो आपको पता है कि जो इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं ना वो हर 3 से 5 दिन के बाद रिप्लेस होते हैं। जैसे आरबीसीज 120 दिन के बाद रिप्लेस होते हैं, जीआईटी के जो सेल्स हैं वो आई थिंक 10 दिनों के बाद जो है वो रिप्लेस होते हैं, स्किन के सेल्स भी रिप्लेस होते हैं।
इसी तरह इंटेस्टाइन के सेल्स भी 3 से 5 दिन के बाद रिप्लेस होते हैं। तो जब इंटेस्टाइन के सेल 5 दिनों के बाद शेड होते हैं तो आयरन भी वहां पर है, तो आयरन भी उसके साथ ही शेड हो जाता है, फिर वो स्टूल के थ्रू रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बॉडी से एक्सेस आयरन रिलीज हो जाता है। हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास आयरन के सोर्सेज कौन कौन से हैं। ठीक है, हमारे पास ना दो तरह का आयरन होता है, एक हीम आयरन होता है और एक होता है नॉन हीम आयरन। जो मैंने पहले भी बताया कि जो हीम आयरन होता है ना उसकी वैलेंसी होती है Fe2+, और जो नॉन हीम आयरन होता है उसकी वैलेंसी होती है Fe3+। अब जो हीम आयरन होता है ना वो होता है एनिमल के अंदर, मतलब मीट वगैरह के अंदर, और जो नॉन हीम आयरन होता है ना वो प्लांट्स के अंदर होता है, लाइक लेग्यूम्स, बीन्स, पीस, लेंटिल्स, इनके अंदर होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखिए, आपने एक चीज पढ़ी होगी, बायोलॉजिकल वैल्यू। बायोलॉजिकल वैल्यू का क्या मतलब है कि आप जो चीज खाते हो वो आपके ब्लड में कितनी देर में पहुंचती है या कितना पहुंचता है आपके ब्लड के अंदर। आपको पता है ना कि आपके लॉसेस होते हैं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म के दौरान आपके लॉसेस होते हैं। उन लॉसेस के बाद जो चीज आपकी ब्लड तक पहुंच रही है वो कितनी पहुंच रही है। तो जो आपका एनिमल सोर्स वाला आयरन होता है ना उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है? आप देखें, इंटेस्टाइन के पास जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना वो डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर्स का मतलब ये है कि वो उन्हीं चीजों को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेंगे जिसकी वैलेंसी 2 होगी। अब हीम और नॉन हीम आयरन में से वैलेंसी 2 किसकी है? हीम आयरन की है, और नॉन हीम आयरन की वैलेंसी क्या है? 3 है। तो हीम आयरन तो फौरन से ब्लड के अंदर चला जाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्टर उसके वैलेंसी 2 वाले हैं। ठीक है, तो उसको किसी चीज में पहले कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और एनिमल बेस्ड जो आपका होता है आयरन या प्रोटीन, वो आपकी उसकी वैलेंसी 2 होती है। अब जो प्लांट बेस्ड होता है उसकी वैलेंसी होती है Fe3+। ठीक है, अब वो कैसे ब्लड तक पहुंचता है? उसको पहले विटामिन C+2 में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आप विटामिन C बॉडी में पहले ही डेफिशिएंसी होगी तो वो तो मतलब होगा ही नहीं आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जिनको आयरन डेफिशिएंसी होती है ना वो मीट ज्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि वो मीट आपकी ब्लड के अंदर फॉरन अवेलेबल हो जाता है। प्लांट अगर आप लेंटिल्स, बीन्स, लेग्यूम्स वगैरह कंज्यूम करेंगे तो उसको पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डाइटरी सोर्सेज में डिफरेंस आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उन फैक्टर्स को जो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनहांस करते हैं, और फिर हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को मतलब डिक्रीज करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो दोनों चार चार ही है। ठीक है, तो पहले नोट करें जो इनहेंस करते हैं। MFP फैक्टर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या क्या होते हैं। MFP फैक्टर ये आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करता है। विटामिन C इनहेंस करता है, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, फ्रुक्टोज शुगर। MFP फैक्टर, विटामिन C, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और फ्रुक्टोज शुगर, ये चार चीजें आपके आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करती है। इसके बाद लिखे इनहिबिटिंग फैक्टर्स। फाइटेट्स, फाइटेट्स किसके अंदर होते हैं? लेग्यूम्स के अंदर होते हैं, ग्रेन्स के अंदर होते हैं, नट्स के अंदर होते हैं, सीड्स के अंदर होते हैं, टी के अंदर होते हैं, कॉफी के अंदर होते हैं। वेजिटेबल प्रोटीन, अब वेजिटेबल प्रोटीन आपको कहाँ से मिलती है? बीन्स, लेग्यूम्स, पीस, नट्स। उसके अलावा कैल्शियम, ये आपके इनहिबिटिंग फैक्टर है, ये आपके आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। इसके अलावा टैनिक एसिड, टी और कॉफी के अंदर होते हैं टैनिक एसिड, और पॉलीफिनॉल। ठीक है, फाइटेट्स, पॉलीफिनॉल्स, वेजिटेबल प्रोटीन, कैल्शियम, टैनिक एसिड, ये आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होते हैं। अच्छा, जो MFP फैक्टर होता है ना, ये एक पेप्टाइड है। ठीक है, और ये आपकी नॉन हीम आयरन के एब्जॉर्प्शन को ना इनहेंस करता है। कैसे इनहेंस करता है? ये जो होता है ना ये मीट के अंदर होता है। ठीक है, जो गोश्त वगैरह होते हैं ना, जितने भी सारे गोश्त हैं, बीफ, मटन, चिकन, फिश, ये उनके अंदर होता है MFP फैक्टर। अच्छा, ये आपकी आयरन, नॉन हीम आयरन के एब्जॉर्प्शन को तब इंक्रीज करेगा जब आप हीम और नॉन हीम सोर्स इकट्ठे ले रहे हैं। लाइक आप दाल गोश्त खाते हैं, अब दाल के अंदर क्या है? नॉन हीम आयरन है, लेग्यूम है ना दाल। ठीक है, MFP,
अच्छा, अब मैंने ये क्या बताया कि अगर आप नॉन हीम और हीम सोर्स को इकट्ठे ले रहे हैं ना, तो ये आपके नॉन हीम आयरन के एब्जॉर्प्शन जो है ना उसको फास्ट करेगा। कैसे? अगर आप दाल गोश्त लेते हो, फलियां गोश्त लेते हो, फलियों के अंदर क्या है? नॉन हीम आयरन है, और गोश्त के अंदर क्या है? हीम आयरन है, ठीक है। तो आपका जो ये MFP फैक्टर है ना, ये फटाफट आपके नॉन हीम आयरन को एब्जॉर्ब करवा देगा, ठीक है। और हीम आयरन को तो एब्जॉर्ब होने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो फटाफट हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है। तो नॉन हीम का ज्यादा मसला होता है, तो नॉन हीम अगर आप हीम के साथ ले रहे हो तो आपको बेनिफिट होता है। खतीजा, मैंने हैंड फ्री नहीं लगाई हुई, तो वो लिखते हैं चैट में, लिखने का कोई क्वेश्चन जूम की चैट में लिखना है, व्हाट्सएप पे नहीं पहुंच। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपको दोनों चीजें साथ लेनी पड़ेंगी, प्लांट बेस्ड और एनिमल, ठीक है। यानी दाल गोश्त लें, फलियां गोश्त लें, और कौन सा बनता है? मटर गोश्त, ठीक है। तो ये अगर आप साथ लेंगे तो ही आपकी एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करेगा। उसके बाद आ जाता है विटामिन सी एंड एसिड्स। अब विटामिन सी और एसिड्स क्या कहते हैं? अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। अब विटामिन सी क्या करता है कि विटामिन सी आपके Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है, और एसिड भी यही काम करते हैं, Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है, फिर तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा ना। तो इसलिए कहते हैं कि विटामिन सी आपने साथ लेना चाहिए जब आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन या आयरन ले रहे होते हैं, ठीक है। जब आप बीन्स, लेग्यूम्स और ये लेंटिल्स वगैरह ले रहे होते हैं, तो इसके साथ आप लीमू उसके ऊपर निचोड़ के लिया करें। लीमू के अंदर विटामिन सी होता है ना, तो ये आपके एब्जॉर्प्शन को इनहेंस कर देता है। समझ आ गई यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, गुड। रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग रिकॉर्डिंग के बाद में सुन सकते हैं। उसके बाद आप इनहिबिटिंग फैक्टर की बात करते हैं कि ये फाइटेट्स, पॉलीफिनॉल्स कैसे इनहिबिट करते हैं। अच्छा, फाइटेट्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट नहीं करते हैं, ये सारे के सारे मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। अब जो फाइटेट्स होते हैं ना, ये वैसे कैंसर फाइटिंग इनके अंदर एजेंट्स होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, लेकिन इनका थोड़ा ड्रॉबैक किया जाता है कि ये आपके मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते, ठीक है। तो ये जो फाइटेट्स होते हैं, मैंने ये बता दिया कि लेग्यूम्स, ग्रेन, नट्स और सीड्स के अंदर होते हैं। इनका वर्किंग कैसे करते हैं कि ये बॉडी के अंदर ना एब्जॉर्ब नहीं होते, ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर खुद भी एब्जॉर्ब नहीं होते और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब नहीं होने देते, ये मिनरल्स को अपने साथ बाइंड कर देते हैं और बॉडी से निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो फाइटेट्स का थोड़ा ड्रॉबैक है, वैसे ये कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं। फिर उसके बाद कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम किस तरह इनहिबिट करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को? कैल्शियम और आयरन जो है ना, ये दोनों इनका आपस में ना इंट्रैक्शन होता है। कैसे? कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है और आयरन की वैलेंसी भी 2 है, ठीक है। जब इंटेस्टाइन के ट्रांसपोर्टर ने इनको ट्रांसपोर्ट करना होता है ना, तो दोनों का कंपटीशन होता है ट्रांसपोर्टर के साथ। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ना, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन आयरन की भी ज्यादा हो ना, फिर भी कैल्शियम में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। आयरन को ये एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो इस वजह से कैल्शियम कभी भी जो है ना, दूध के साथ आयरन के सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, ठीक है। किसी ने कॉम्बिनेशन फूड्स का पूछा था ना, तो ये देखिए बात आ गई कि कभी दूध के साथ जो है वो आयरन के सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम होता है, तो वो तो फिर आपको इनहिबिट ही नहीं होने देगा। उसके बाद टैनिक एसिड और पॉलीफिनॉल्स आ जाते हैं, और जो टी, कॉफी वगैरह होते हैं ना, इनके अंदर टैनिक एसिड और पॉलीफिनॉल्स होते हैं, ठीक है। तो जो टी और कॉफी है ना, ये आपके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी मील के साथ टी और कॉफी नहीं लेनी चाहिए। ये आपके जो आपने अक्सर लोगों का यही होता है कि चलो खाना खा लिया, अब चाय पी लो। चाय हमेशा 2 घंटे बाद लेनी चाहिए मील के। आपका कोई फायदा नहीं जो आपने खाना खाया, आपको न्यूट्रिएंट्स तो मिला ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह ये सारे फैक्टर्स इनहिबिट करते हैं, तो आपने इन चीजों को अवॉइड करना होता है, ठीक है। जब आप आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो कैल्शियम ना लें, टी ना लें, कॉफी ना लें, ठीक है। तो जब आपको पता होगा तो आप नहीं लेंगे ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी इन्फेक्शन और डिजीजेस का आयरन के एब्जॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अब जब आपकी इन्फेक्शन होती है ना, तो उसके अंदर आपको पता है कि HB आपकी ड्रॉप आती है। लाइक अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो HB, उसका ब्लड लॉस होता है तो HB लो हो जाती है ना। तो उस टाइम पता क्या होता है, उस टाइम आपने कभी भी आयरन सप्लीमेंट्स नहीं देने होते हैं। इसकी रीजन ये होती है, मतलब आयरन रिच डाइट भी नहीं देनी चाहिए। उसकी रीजन ये होती है कि जो फेरेटिन होता है ना, वो आयरन को कंजर्व कर लेता है। फेरेटिन का क्या काम है कि उसने आयरन को स्टोर करना है ना, वो आयरन को स्टोर कर लेता है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है ना, वो इन्फेक्शन को इंक्रीज करता है। कैसे? जब आयरन फ्री फॉर्म में होता है ना, तो वो इन्फ्लेमेशन कोज करता है, ठीक है।
आयरन वैसे तो फेरेटिन के साथ बाइंड होकर इंटेस्टाइन के सेल में जाके स्टोर हो जाता है, लेकिन अगर आयरन आपकी बॉडी में फ्री फिरेगा ना तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो जैसे कभी इन्फेक्शन या आपको कोई डिजीज होती है ना, फौरन से फेरेटिन आपकी आयरन को बाइंड करके आपके इंटेस्टाइन के अंदर ले जाता है, उसको फ्री घूमने नहीं देता। ये आपका नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि अगर वो फ्री फॉर्म में घूमेगा तो उस टाइम पे आपको जो है वो इन्फ्लेमेशन होगी, तो आपकी तो पहले ही सेल डैमेज है, आपकी बॉडी में तो पहले इलनेस चल रही है, तो आपकी एचबी कम आती है। ऑब्वियसली आपकी एचबी कम आएगी क्योंकि फेरेटिन उसको स्टोर कर लिया हुआ है, लेकिन उसकी डेफिशिएंसी होती ही नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपके फेरेटिन ने उसको स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो जब आपकी इन्फेक्शन या डिजीज ठीक हो जाएगी तो आपकी एचबी थोड़ी फिर नॉर्मल पे आ जाएगी, क्योंकि फेरेटिन फिर उसको रिलीज कर देगा और बॉडी उसको यूज कर लेगी। वो उस टाइम पे फेरेटिन उसको स्टोर किया होता है, टेस्ट पे आपकी एचबी जो है वो लो आ रही होती है, इसलिए आपने कभी भी आयरन के सप्लीमेंट्स नहीं देने होते किसी भी डिजीज इन्फेक्शन के अंदर। और स्टमक अल्सर में भी यही होता है, जब कोई आपकी जीआईटी की डिसऑर्डर होती है ना, तो उसके अंदर आपको ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग में क्या होता है, ब्लड लॉस हो रहा होता है ना, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी आ रही होती है, ठीक है। तो इस तरह आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो हिंडर हो सकती है। इसी तरह एज पे भी डिपेंड करता है, जब आप टीन एजर होते हो या आप यंग मतलब चाइल्ड इन्फेंट्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर एब्जॉर्प्शन मतलब ज्यादा होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप ओल्ड एज की तरफ जाते जाते हो तो आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और फेरेटिन स्टोर कहाँ पे होती है, ये भी बात नोट कर लें, लिवर के अंदर होती है, बोन मैरो के अंदर होती है और स्प्लीन। फेरेटिन कहाँ पर स्टोर होती है, लिवर के अंदर, बोन मैरो के अंदर और स्प्लीन के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अगर आयरन के बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली टॉक्सिसिटी होगी। तो जब टॉक्सिसिटी होने का चांस होता है ना, तो पता क्या होता है, फेरेटिन अपना आयरन जो है ना वो होमोसिड्रीन को दे देता है, ये भी एक प्रोटीन है। होमोसिड्रीन का लेवल हाई होता है जब आपकी बॉडी के अंदर आयरन का लेवल हाई होता है, क्योंकि अब आयरन का लेवल हाई है तो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी भी लिमिटेड है फेरेटिन की, ठीक है। तो अगर आपकी और आयरन बॉडी से निकल भी नहीं रहा, जब इंटेस्टाइन के सेल शेड होंगे तो ही आपके आयरन एक्सक्रीट होना है, तो क्या होता है कि आपका जब आयरन की टॉक्सिसिटी होने लगती है आपकी बॉडी के अंदर, तो होमोसिड्रीन का लेवल जो है ना वो हाई हो जाता है, तो फेरेटिन जो अपना आयरन होता है ना वो होमोसिड्रीन को दे देता है। लेकिन होमोसिड्रीन क्या करता है कि वो इतनी इजीली आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं करवाता जितनी फेरेटिन करवाता है, ठीक है। तो ये उसका ड्रॉबैक है होमोसिड्रीन का। और आयरन फ्री फॉर्म में भी हम नहीं छोड़ सकते, कॉज करता है, ठीक है। तो आप हमें याद रखना है कि जब आपकी आयरन की टॉक्सिसिटी होगी बॉडी के अंदर तो होमोसिड्रीन का लेवल हाई होगा, तो फेरेटिन अपने जो स्टोरेज कंजर्व्स वगैरह होते हैं आयरन के वो होमोसिड्रीन को दे देते हैं। उसके बाद अब देखते हैं आयरन डेफिशिएंसी की स्टेजेस क्या होती है। 3 स्टेजेस होती हैं आयरन डेफिशिएंसी। पहली स्टेज पे क्या होता है कि आपका फेरेटिन का लेवल ड्रॉप करता है। फेरेटिन आयरन को स्टोर करना है ना, क्या होता है कि स्टोरेज जहां पर हो रही है वहां पे आयरन ड्रॉप कर गया, ठीक है। और ये आपका अर्ली डायग्नोज होता है, तब हम फेरेटिन प्रोटीन का टेस्ट करवाते हैं। दूसरी स्टेज पे क्या होता है कि आपका ट्रांस फेरेटिन का लेवल इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज करता है, बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी चल रही है, अब आयरन ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि बॉडी की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करे। फेरेटिन टेस्ट, आयरन की डेफिशिएंसी को मतलब कंपनसेट किया जा सके, लेकिन आयरन की डेफिशिएंसी जब आप डाइट से नहीं ले रहे हो तो फिर ट्रांसफेरेंट का लेवल इस वजह से हाई आता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। और थर्ड में आपकी एचबी की प्रोडक्शन कम हो जाती है, एचबी क्या होती है, सॉरी एचबी नहीं, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। एचबी तो टेस्ट करवाते हैं, और ये जो थर्ड स्टेज पे जाके आप एचबी का टेस्ट करवाते हो तब आपको पता चलता है कि आपकी आयरन की डेफिशिएंसी है, और ये आपकी सीवियर स्टेज होती है। अगर आप फर्स्ट स्टेज पर फेरेटिन का टेस्ट करवा के चेक कर लो तो आप उसको कंपनसेट कर सकते हो, लेकिन हम करवाते हैं तब में जब हमारी पूरी की पूरी स्किन पेल हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा इसको आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, तो हम तब एचपी का टेस्ट करवाते हैं, और ये थर्ड स्टेज होती है आपकी, जो लास्ट स्टेज होती है आयरन डेफिशिएंसी की। और हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी का पार्ट होता है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है थर्ड स्टेज पे जाके, ठीक है, जिसने आपके सारे ब्लड को रेड कलर दिया होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है, तब हम एचपी का टेस्ट करवाते हैं। ओके, समझ आ गई लेक्चर की। हमारे यहाँ जो ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि डायग्नोस कभी भी सही टाइम पर नहीं होता, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन इतना ज्यादा मसला नहीं होता। अब देखिए आयरन डेफिशिएंसी को देख लें, अगर फर्स्ट स्टेज पर ही हमें पता चल जाए तो हम इसको फौरन ट्रीट कर लें। हमें पहले फेरेटिन का लेवल ड्रॉप होता है, फिर बाद में ट्रांसफेरेंट का लेवल इंक्रीज होता है, फिर जाके जो आपका हीमोग्लोबिन है वो अपना उसकी प्रोडक्शन कम होती है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ब्लड भी आपका ब्लैकिश कलर का हो रहा है और आपकी स्किन भी येलो हो रही है, ठीक है। और जो एनीमिया को
अच्छा, जो आयरन डेफिशिएंसी अगर है किसी को, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको एनीमिया होगा, ठीक है? जो फर्स्ट 2 स्टेजेस पे अगर आपको पता चलती है ना कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, तो उस स्टेज पर आपको अभी एनीमिया नहीं होता। अगर आपको थर्ड पे जाके पता चला है कि अच्छा मुझे आयरन डेफिशिएंसी है, तो उस स्टेज पर आपको एनीमिया हो चुका होगा, ठीक है? तो ये डिफरेंस है। अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी है, तो इट डज़न्ट मीन कि उसको एनीमिया है। एनीमिया आपको थर्ड स्टेज पे जाके, मतलब अगर उसकी एचबी कम आई है, तो इसका मतलब है कि उसको एनीमिया है। फर्स्ट 2 स्टेजेस पे अगर उसका फेरेटिन टेस्ट करवाया है आपने और वो कम, उसकी लेवल्स का कम आया, इट मीन्स कभी उसको सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी, उसको एनीमिया नहीं हुआ, ठीक है? अच्छा, सिम्पटम्स क्या होते हैं आयरन डेफिशिएंसी के? वीकनेस होती है, टायर्डनेस होती है, हेडेक होता है, पेल स्किन हो जाती है आपकी, आप सर्दी गर्मी को टॉलरेट नहीं कर सकते। जो एनीमिक होते हैं ना, इनको गर्मी भी बहुत लगती है और सर्दी भी बहुत लगती है। और इसका डाइट प्लान भी सिंपल सा होता है कि आप उसको जितना हो सकता है मीट, बीफ, मटन और चिकन, चिकन के अंदर इतना नहीं होता, और फिश ये कंज्यूम करवाएं। और सप्लीमेंट्स पे ना जाया करें कि सप्लीमेंट्स आप सीवियर डेफिशिएंसी के ऊपर देते हैं, ठीक है? ऐसे सप्लीमेंट्स जो हैं वो नहीं दिए जाते, क्योंकि वो आपके, और सप्लीमेंट्स अगर आप देते भी हो ना, तो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं आप देते हो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। अच्छा, आप लोग ने ना एनीमिया की रेसिपीज देखनी है जो आयरन रिच हो, ठीक है? वो आप लोगों ने रेसिपीज सर्च करनी है और मुझे बतानी भी है, दिखानी भी है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। समझ आ गई सबको? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था, वो मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, वैसे मुझसे मुझे जी पूछना जी था क्वेश्चन। जी जी। मैम हम लोग गर्मी में कैसे यूज कर सकते हैं? क्या? सॉरी। सीड्स को गर्मियों में कैसे यूज कर सकते हैं? अगर पीसीओएस के लिए यूज करने हैं तो एक सुबह एक शाम, 2 करते हैं ना पहले 14 दिन, तो 1 टेबल स्पून सुबह, 1 टेबल स्पून शाम। और किसी भी आप ठंडी चीज में डाल के दे सकते हैं, लाइक मिल्क शेक में डाल के दे सकते हैं, स्मूदीज में डाल के दे सकते हैं, कोई भी जूस बनाया तो उसके अंदर सीड्स डाल के दे सकते हैं ग्राउंड फॉर्म के अंदर, ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके मैम। समझ आ गई? यस मैम। जी। कौन से सीड्स की बात की थी? वो तो जिन्होंने क्वेश्चन किया था वो करें। सीड्स आपके फ्लेक्स सीड वुमेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा बेजल सीड्स आपके डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, वेट लॉस करवाते हैं। चिया सीड्स के अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन को हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा पीसीओएस में आप पंपकिन सीड्स यूज करते हैं अपने हार्मोन बैलेंस के लिए, सनफ्लावर सीड्स यूज करते हैं, सिसमन सीड्स यूज करते हैं, हार्मोन बैलेंस करवाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये आज आप लोगों का जो था वो मेरे से लास्ट लेक्चर था, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मुझसे आप कभी भी पूछ सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी छोड़ती नहीं हूँ। और लेकिन आप लोग की जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स थी ना, ये सारी आप लोगों ने ना मुझे सैटरडे तक कंप्लीट करके सेंड करनी है, सैटरडे मॉर्निंग तक, क्योंकि इंशाल्लाह मैंने सैटरडे रात को जो है वो चले जाना है। तो फिर उसके बाद आपको रिप्लाई करने में ना फिर मुझे मुश्किल होगी, ठीक है? फिर मैं आपको इजीली रिप्लाई नहीं कर सकती। तो इन 3-4 दिनों में मैं आपको इजीली रिप्लाई कर दूंगी। जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी तो आपको पता भी चलेगा। फिर उसके बाद जब मैं वापस आऊंगी इंशाल्लाह, तो फिर आप जो मर्जी क्वेश्चंस कर सकते हैं। सीट्स की लिस्ट सेंड कर दूं? मैं कर देती हूँ, ठीक है? सेंड मैं लिख के सेंड कर देती हूँ आपको। अच्छा।